Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome to another video of playlist Decoding IMS. So today's topic will be all about relational algebra. Relational algebra. So let's start. तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? क्वेरी लैंग्वेज की कि क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है. तो चलिए देखते हैं इसे. तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन गिवन है. तो देखो, अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू स्टोर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसे ना हाईलाइट कर लो. स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस इज नॉन एज क्वेरी. तो क्वेरी क्या है? एक लैंग्वेज है जो कि हमें डेटा स्टोर करने देती है और रिट्रीव करने देती है. रिट्रीव यानी कि हम कुछ इसमें कमांड्स देंगे तो जो फिल्टर होगा ना, डेटा फिल्टर होके आ जाएगा अगर हमें डिस्प्ले कराना हो तो. तो क्या है? फ्रॉम डेटाबेस इज नॉन एज क्वेरी लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल सीक्वल. ये सीक्वल भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसे भी याद रखना. और अब मैं बात करूँ क्वेरी लैंग्वेज की, तो क्वेरी लैंग्वेज ना दो टाइप्स की होती हैं. यहाँ पे देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेरी लैंग्वेज. फर्स्ट इज प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज एंड सेकंड इज नॉन प्रोसीजरल. तो अब हम बात करते हैं इन दोनों की कि प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल में क्या डिफरेंसेस हैं. तो चलिए आगे देखो. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसीजरल की. प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज. तो यहाँ पे देखो, द यूजर इंस्ट्रक्ट्स द सिस्टम टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ ऑपरेशंस टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट्स. तो क्या होगा? जो यूजर होगा ना, वो सिस्टम में क्या करेगा? कुछ ऑपरेशन देगा ताकि कुछ एक आउटपुट आए यहाँ पे. प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट्स. ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स आएंगे, आउटपुट कह लो, एक ही बात है. आगे देखो, हेयर यूजर टेल्स व्हाट डेटा टू बी रिट्रीव. तो यहाँ पे ना ये जो वर्ड और ये हाउ है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल का. तो क्या है यहाँ पे? हेयर यूजर टेल व्हाट डेटा टू बी रिट्रीव फ्रॉम डेटाबेस एंड हाउ टू रिट्रीव. तो ये क्या कहता है कि क्या डेटा रिट्रीव करना है, और डेटा रिट्रीव तो करना है लेकिन वो करना कैसे है. व्हाट एंड हाउ. तो यहाँ पे ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट एंड हाउ. तो अब आगे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग ए कप ऑफ टी. इफ यू आर टेलिंग द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लाइक स्विच ऑन द स्टोव, बॉयल द वाटर, एड मिल्क एक्सेट्रा, देन इट इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज. तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रोसीजरल लैंग्वेज कहेंगे. चलिए नॉन प्रोसीजरल की बात करते हैं. तो नॉन प्रोसीजरल में क्या है? द यूजर इंस्ट्रक्ट द सिस्टम टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट विदाउट टेलिंग द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. तो यहाँ पे क्या? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं बताएगा. और पीछे क्या था? उसमें स्टेप बाय स्टेप बताएगा. राइट. तो एक तो ये डिफरेंस हो गया. और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ना, ये यहाँ पे खाली वर्ड की बात होती है. ठीक है, कि क्या रिट्रीव करना है. हेयर यूजर्स टेल व्हाट डेटा टू बी रिट्रीव फ्रॉम डेटाबेस बट डजंट टेल हाउ टू रिट्रीव. तो ये क्या है? ये हाउ को नहीं बताएगा, but doesn't tell how to retrieve it. For example, if you are just telling someone to make a cup of tea and not telling the process. तो भाई होप आपको समझ आ गया होगा. तो बस आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि इसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. देखो, इसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं होते हैं इसके अंदर. और पीछे अंदर क्या है? उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं. ओके, इसके अंदर क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा. और इसके अंदर क्या बताया जाएगा? सिर्फ काम बताया जाएगा कि करना क्या है. बट और हाउ का हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं. बट इन केस ऑफ प्रोसीजरल वी टॉक अबाउट वट एंड हाउ. तो अब आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेरी लैंग्वेज की. तो कॉन्सेप्चुअल क्वेरी लैंग्वेज क्या है? इट्स ए थियोरेटिकल मैथमेटिकल सिस्टम और क्वेरी लैंग्वेज टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्चुअल क्वेरी लैंग्वेज. दे आर नॉट द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. तो यहाँ पे मेन फैक्टर क्या है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. बस एक थियोरेटिकल हम बात करते हैं, या फिर कंसेप्ट कह लो कि आगे हमें कैसे करना होगा प्रोसीड, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होता. इट्स नॉट द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. तो इसके अब टाइप्स देख लो. तो इसके टाइप्स क्या हैं? एक तो हो गया कंसेप्चुअल प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, और एक हो गया नॉन प्रोसीजरल. तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल है रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा, और इसका है रिलेशनल कैलकुलस. ये याद रखना, थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है. रिलेशनल अलजेब्रा एंड कैलकुलस आर द थियोरेटिकल कंसेप्ट. ठीक है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. यूज्ड ऑन रिलेशनल मॉडल. सीक्वल इज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा एंड कैलकुलस. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लेना. सीक्वल इज अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा एंड कैलकुलस. चलिए अब आगे देखते हैं. अब हम बात करते हैं सीधा रिलेशनल अलजेब्रा की.
तो अभी तक हमने क्या देखा, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज और हमने नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज देखी। ठीक है, तो जो प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है उसमें हम क्या बात करते हैं, व्हाट एंड हाउ की। तो जो हमारा प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज के अंडर ही आता है टॉपिक रिलेशनल अलजेब्रा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे देखो, रिलेशनल अलजेब्रा। तो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, द रिलेशनल अलजेब्रा इज ए प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। ये आपको याद रखना, ये प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज का टाइप है रिलेशनल अलजेब्रा लैंग्वेज, और फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेज भी इसे कह सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट टेक वन और टू रिलेशंस एज इनपुट। तो क्या करेगा, खाली वन और टू रिलेशंस लेगा इनपुट में, बट प्रोड्यूस ए न्यू रिलेशन एज द रिजल्ट। तो एक न्यू रिलेशन प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट के बाद। देखो अब नेक्स्ट और कुछ ऑपरेशंस गिवन है यहाँ पे, तो क्या है वो, द सिलेक्ट, प्रोजेक्ट एंड रीनेम ऑपरेशंस आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेशंस। ठीक है, यूनरी ऑपरेशंस बिकॉज दे ऑपरेट ऑन वन रिलेशन। आपको ये याद रखना है, बिकॉज दे ऑपरेट ऑन वन रिलेशन। और ये क्या है, यूनरी। और कौन कौन से टाइप्स हैं ये, एक तो आपका सिलेक्ट हो गया, एक प्रोजेक्ट हो गया, और एक रीनेम हो गया। द अदर ऑपरेशंस ऑपरेट ऑन पेयर्स ऑफ रिलेशन। जो रेस्ट है ना जो बच गए, वो किसमें पेयर में होंगे, वो पेयर्स ऑफ रिलेशंस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड बाइनरी। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बाइनरी कहेंगे। हम कहेंगे बाइनरी, बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, जो पेयर्स ऑफ ऑपरेशंस में होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, और जो खाली एक में होगा, ठीक है, जो ऑपरेट ऑन ओनली वन रिलेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनरी ऑपरेशन। सिंपल ही है। अब आगे मूव करते हैं। अभी ना हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं, ये रिलेशनल अलजेब्रा के अंडर ही है, और ये ऑपरेटर्स हैं, और हम एक एक करके देखेंगे। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, तो अब बहुत ध्यान से सुनना क्या होगा। तो कुछ हमारे ना ऑपरेटर्स को अगर हम डिवाइड करें ना कैटेगरी में, तो दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो फर्स्ट इज बेसिक ऑपरेटर, बेसिक, एंड सेकंड इज डिराइव्ड, डिराइव्ड। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि जो डिराइव्ड ऑपरेटर्स है ना, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक ऑपरेटर्स। ठीक है, और बेसिक तो कुछ है ही, मतलब उनका कुछ अलग ही इंडिविजुअल फंक्शन है। तो बेसिक ऑपरेटर्स का एग्जांपल देखो, जैसे प्रोजेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, यूनियन हो गया, रीनेम हो गया, और सेट डिफरेंस हो गया। तो ये क्या हो गए हमारे बेसिक ऑपरेटर्स। तो ये हो गए हमारे बेसिक ऑपरेटर्स, बेसिक। और ये है हमारे तीन होते हैं डिराइव्ड ऑपरेटर्स, फर्स्ट इज ज्वाइन, सेकंड इज इंटरसेक्शन, एंड थर्ड इज डिवीजन। ये हमारे हो गए डिराइव्ड ऑपरेटर। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। तो देखो, प्रोजेक्ट ऑपरेशन या फिर प्रोजेक्शन ऑपरेटर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन ऑफ कॉलम्स, तो हम क्या करेंगे, हमको वो कॉलम सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, जब प्रोजेक्ट की बात आ रही हो ना, तो यहाँ पे कॉलम्स आएगा वर्ड, कॉलम्स। ठीक है, बस इतना याद रख लो। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे रिलेशन आर गिवन है यहाँ पे, एबीसी, या फिर हम इसको एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आप एट्रीब्यूट से ही याद रख लो कि जब भी प्रोजेक्शन का नाम आ जाए ना कहीं भी, तो यानी कि एट्रीब्यूट्स हमें डिस्प्ले होंगे आउटपुट में। तो अब देखो, जैसे रिलेशन आर गिवन है, यहाँ पे टेबल है और इसके एट्रीब्यूट्स है ए बी सी। ये भी एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, तो ये इसके क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए, ए बी सी। ठीक है, अब देखो, और ये क्या हो गया, टपल्स हो गया या रिकॉर्ड्स कह लो। वन, तो कितने रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। तो हमने क्या किया, और ये ना प्रोजेक्शन यानी कि प्रोजेक्ट ऑपरेटर कह लो, तो प्रोजेक्ट ऑपरेटर का सिंबल होता है। तो प्रोजेक्ट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, पाई। ठीक है, पाई कुछ ऐसा होता है, पाई कह लो। तो अब देखो, प्रोजेक्शन ऑफ, हम इसे कैसे रीड करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड सी ओवर टेबल आर, या फिर ओवर रिलेशन आर। तो अभी रिलेशन आर है, ठीक है, यानी कि टेबल का नाम कह लो। ठीक है, तो ये आर है। तो हमको क्या करना है, जो भी ए और सी एट्रीब्यूट्स है ना, तो जैसे ये एट्रीब्यूट 1 है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट 2 है, और ये एट्रीब्यूट 3 है। तो हमें एट्रीब्यूट्स में से चेक करना है, जैसे यहाँ पे ए और सी गिवन है, तो ये ए और सी, ए और सी, तो बस इसको डिस्प्ले कर दो आउटपुट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर। और इसके अंदर एक बात याद रखना, नो डुप्लीकेट डेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नो डुप्लीकेट डेटा, इसे हमेशा याद रखना कि कभी भी डुप्लीकेट डेटा नहीं आएगा। यानी कि डुप्लीकेट मतलब क्या, जैसे ए और सी में देखो कोई वैल्यू रिपीट कर रही है, तो जैसे ए और सी की मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या है, अल्फा 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अल्फा 1 है। देखो सेकंड वाले में अल्फा 1 है, थर्ड में क्या, बीटा 1, और यहाँ पे क्या, बीटा 2। तो अब इन दोनों में से देखो, इन चारों में से
कौन सी वैल्यूज यूनिक है, अल्फा 1 यूनिक है, बीटा 1 यूनिक है और बीटा 2 यूनिक है, और यहाँ पे रिपीट कर रही थी। तो जो आपको आउटपुट में मिलेगा ना अल्फा 1 बीटा 1 बीटा 2, तो ये क्या है, ये यूनिक वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं आएंगी। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे रिलेशन स्टूडेंट है, यानी कि एक स्टूडेंट टेबल गिवन है आपको, जिसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं। 3 एट्रीब्यूट्स क्या है, रोल नंबर, नेम एंड एज। ठीक है, और ये क्या हो गए, टपल्स हो गए, टपल्स या रो कह लो, टपल्स। तो अब देखो, रिट्रीव द रोल नंबर एंड नेम फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, हमें एक टास्क गिवन है, रिट्रीव द रोल नंबर एंड नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये हमारा क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, और हमें रिट्रीव क्या करना है, हमें एट्रीब्यूट्स देखने हैं। तो हमें दो एट्रीब्यूट्स रिट्रीव करने हैं, रोल नंबर एंड नेम। तो ये रोल नंबर लिख दिया मैंने, रोल नंबर, ओके, और यहाँ पे लिख दिया नेम, नेम, और यहाँ पे क्या आता है, टेबल नेम। और टेबल नेम क्या है हमारी, देखो रिलेशन स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट। तो हमारा एक तरह से क्या है, ये देखो, मैं सिंटेक्स बता देता हूँ। सिंटेक्स, एक सेकेंड, कलर चेंज करना पड़ेगा। तो देखो, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमें एट्रीब्यूट चाहिए, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, और यहाँ ऊपर क्या आएगा, टेबल नेम, टेबल नेम। तो ये मेरा, हमारा काइंड ऑफ सिंटेक्स हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने गिवन भी दे भी रखा है कि यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑपरेटर, दो ऑपरेटर मतलब दो एट्रीब्यूट्स क्या करे थे, रिट्रीव करने थे, एक रोल नंबर, नेम। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, और एक्चुअली ना यहाँ पे एरर आ जाएगा, जैसे मैंने नंबर लिख दिया, लेकिन नंबर यहाँ पे टेबल में नहीं था, तो हमें खाली रोल लिखना है। आप भी इस बात का ध्यान देना। तो रोल, नेम और स्टूडेंट, तो अपनी तरफ से नंबर भी ऐड करेंगे ना तो एरर आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना कि स्पेलिंग भी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल जो गिवन है वही आना चाहिए। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑपरेटर की। अभी हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर देखा, ठीक है, ये था हमारा नंबर 1, फर्स्ट ऑपरेटर। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिक ऑपरेटर्स की। ठीक है, बेसिक ऑपरेटर्स, तो हमने क्या देख लिया, प्रोजेक्शन देख लिया। चलिए, ये नंबर 1, और नंबर 2 है कि हमारा सिलेक्शन ऑपरेटर। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि सिलेक्ट करेगा, तो सिलेक्ट करेगा, लेकिन क्या करेगा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, टपल सिलेक्ट करता है। उसके अंदर हम किससे डील कर रहे थे, प्रोजेक्शन वाले के अंदर एट्रीब्यूट से। बट इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑपरेटर वी डील विद टपल्स और रोज और रिकॉर्ड्स, राइट। तो सेकंड हमारा है सिलेक्शन ऑपरेटर। तो इसमें क्या गिवन है, सिलेक्शन ऑफ रोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, सिलेक्शन ऑफ रोज और टपल्स। अब इसके अंदर कौन कौन सी टपल्स हैं, ये देखो, ये रहा, अल्फा अल्फा 1 7, अल्फा बीटा 5 7, बीटा बीटा 12 3, बीटा बीटा 23 10। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपके टपल्स हो गए। ये टपल 1 है, ठीक है, टपल 2 है, ये टपल 3 है, और ये टपल 4 है। तो अब जो भी ऑपरेशन होगा ना, इनके अंडर होगा, मतलब इनमें से आउटपुट आएगा। ठीक है, आउटपुट में क्या आएगा, टपल्स आएंगे। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो जैसे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे, और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है ये सिग्मा टाइप। ठीक है, सिग्मा हमने पढ़ा हुआ ना सबने, तो सिग्मा टाइप है। तो पहला क्या, सिग्मा, और यहाँ पे क्या, ए इक्वल टू बी, ये कंडीशन हो गया। तो इसका सिंटेक्स बता देता हूँ मैं, सिग्मा, ठीक है, कंडीशन 1, ठीक है, एंड है ये कंडीशन 2, और ओवर द टेबल, ये टेबल का नाम। तो यहाँ पे टेबल कौन सी है, या रिलेशन कह लो, टेबल और रिलेशन एक ही बात है, ये आर है। तो यहाँ पे आर टेबल का नाम आ गया, और हमसे क्या गिवन है, हम इससे क्या कह रहे हैं कि कंडीशन है ए इक्वल टू बी, तो ए और बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। तो चलिए देखो निकालते हैं, ए और बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ए और बी की वैल्यू सेम है, ठीक है, ए और बी की वैल्यू सेम है, और यहाँ पे भी ए और बी की वैल्यू सेम है। तो अब क्या होगा, हमारी शॉर्ट लिस्ट हो गई है। या तो अब मैं इसमें से चेक करूंगा, इसमें से चेक करूंगा, और इसमें से चेक करूंगा। सेकंड, सेकंड कंडीशन के लिए डी इज ग्रेटर देन 5। अब मैं इन तीनों में से देखूंगा कि डी किस में ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, डी ग्रेटर देन 5 है। तो देखो, ये 7 है, ये ग्रेटर देन 5 है, और 10 ग्रेटर देन 5 है। तो अब मुझे लास्ट में कौन कौन सी डबल्स मिली, एक तो ये वाली हो गई, और एक ये वाली हो गई। ठीक है, तो ये दोनों किस में आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी, फाइनल रिजल्ट में आ जाएंगी। तुम्हारी फाइनल नई टेबल बनेगी ना, मैंने बताया था आपको नई टेबल बनती है, तो उसके अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखो क्या आया,
अल्फा अल्फा 17 और बीटा बीटा 2310। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एक और एग्जांपल की। तो अब जैसे रिलेशन स्टूडेंट है, ठीक है? स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे आपको एंट्रीज दे रखे हैं, ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है। तो हमको क्या करना है, सिलेक्ट द नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज रोल नंबर इक्वल टू 2। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, जैसे सिग्मा रोल इक्वल टू 2, यानी कि सिलेक्शन ऑपरेटर गिवन है। हमको देखना है कि रोल नंबर 2 होना चाहिए स्टूडेंट टेबल में। तो रोल नंबर 2 कौन सा है यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में, ये वाला है, ठीक है? ये वाला है ना रोल नंबर 2, ये रहा रोल नंबर 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये टपल हमारा आउटपुट में आ जाएगा, यानी कि 2B21, ठीक है? ये पूरा टपल आ गया। जो नई टेबल बनेगी उसके अंदर एक एंट्री होगी 2B21 की, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो फिर उसके बाद क्या किया, तो यहाँ ये एग्जाम्पल में ना दो सब पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना था, हमें रोल नंबर 2 का टपल निकालना था, हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, उसके अंदर हमें प्रोजेक्शन ऑपरेटर लगा रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑपरेटर में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स देखते हैं हम खाली, ठीक है? मैंने बताया था एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स में क्या है, सिग्मा रोल इक्वल टू 2, ये जो भी हम निकाल चुके हैं उसका खाली हमें नेम बता दो, ठीक है? हमें उसके बाकी डेटा से मतलब ही नहीं है कि उसका एज क्या है या रोल नंबर क्या है। हमने बस कंडीशन दी कि रोल नंबर जो 2 है ना, उसका हमें नेम बता दो, ठीक है? आप थोड़ा लॉजिकली खुद से भी सोचो। तो यहाँ पे नेम क्या है, यहाँ पे नेम उसका बी है, ठीक है? ये रहा ना नेम इसका, ये इसका नेम है। तो खाली नेम आ गया। तो हमने क्या किया, पहले हमने सिलेक्शन ऑपरेटर से क्या किया, रोल नंबर 2 की डिटेल्स निकाल ली, ये रहा रोल नंबर 2। तो हमें क्या मिला, 2B21, वेयर इज 2 इज रोल नंबर, B इज नेम एंड 21 इज योर एज, राइट? एंड आफ्टर दैट वी हैव अप्लाइड वन मोर कंडीशन यूजिंग ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ठीक है? एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर डील्स विद एट्रीब्यूट। और यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दी, सिग्मा रोल इक्वल टू 2 स्टूडेंट, जो भी हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। तो अब इसके अंदर हमें क्या बताना है, एट्रीब्यूट बताना है जो कि नेम है। तो नेम में क्या है, इसका बी है नाम, तो खाली नेम आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट की। तो ये कौन सा हो गया हमारा थर्ड ऑपरेटर, ठीक है? सिलेक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की। तो देखो यहाँ पे क्या है, रिलेशन आर और एस है, यानी कि आपको दो टेबल गिवन है। ये आपका रिलेशन आर हो गया और ये रिलेशन एस हो गया, ये रिलेशन एस हो गया। ओके, तो अब देखो, तो हम क्या करेंगे, आर क्रॉस एस करेंगे। यहाँ पे ना एक रिजल्ट है, इसे ना बहुत अच्छे से याद कर लो, आर क्रॉस एस वाला, ठीक है? तो सबसे पहला रिजल्ट क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है? नंबर ऑफ कॉलम, और ये नंबर ऑफ रोज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम इन आर प्लस नंबर ऑफ कॉलम इन एस, ठीक है? और नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, मल्टीप्लाई कर दो जस्ट, नंबर ऑफ रोज इनटू आर इनटू नंबर ऑफ रोज इन एस। अब देखो जैसे यहाँ पे टेबल 1 थी, टेबल 1 का नाम क्या था, आर, और टेबल 2 एक एस है। तो नंबर ऑफ कॉलम इन आर प्लस नंबर ऑफ कॉलम इन एस, तो यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पे देखो, एक ये कॉलम हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें इसमें ये हो गया। तो कितने कॉलम्स हो गए आपके, एक्चुअली रोज हो गई, सॉरी, ठीक है? ये रोज हैं। हाँ, तो अब हम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं हमें। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है? नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये एस टेबल है हमारी, ये एस है, इसको याद रखना, ठीक है? और ये आर है, ये इसे भी याद रखना, ये आर और एस। और यहाँ पे कितने हैं कॉलम्स, 1 2 3, बेसिकली एट्रीब्यूट्स, राइट? तो 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3, तो 3 + 3 6। तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो टेबल बनेगी ना, उसके अंदर हमारे 6 एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि 6 कॉलम्स होंगे, ए बी सी सी डी ई, ए बी सी सी डी ई। और देखो रोज कितनी होंगी, तो रोज कैसे हम निकालते हैं, तो देखो ये तो फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ रोज इन एस। तो बेसिकली क्या होगा, मैं रेस कर रहा हूँ, ये याद कर, देखा नंबर ऑफ रोज कॉलम्स। तो देखो जब हमको ये निकालना होगा ना, रोज प्रोडक्ट, तो ये जो पार्ट है 1 2 3, ठीक है? और ये जो पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये और ये दूसरा, ये 3 4 5 और ये 2 1 2। तो ये क्या होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी और इसके बाद ये आएगा, ठीक है? फिर सेम फॉर सेकंड, सेकंड वाला, सेकंड वाली रो। तो पहले क्या होगा, 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है? 1 2 3 के बाद क्या आ जाएगा, ये 3 4 5 और ये 2 1 2, ठीक है? तो ये कौन से हो गए, दो हो गए। फिर ऐसे ही दूसरे वाले के लिए होगा, 2 1 4 आया, ठीक है? फिर 2 1 4 वाले के साथ 3 4 5, और नेक्स्ट वाले में 2 1 2। तो देखो 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 3 4 5 2 1 2,
और 2 1 4 2 1 4 3 4 5 2 1 2। ठीक है, तो ऐसे आपकी कितनी हो जाएंगी ये रोज? 4 हो जाएंगी, 1 2 3 4। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, फर्स्ट रो ऑफ आर, फिर फर्स्ट रो ऑफ एस, फिर फर्स्ट रो ऑफ आर सेकंड रो ऑफ एस, सेकंड रो ऑफ आर फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड वाले का सेकंड के साथ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है इसका, तो देखो कैसे होगा। यहाँ पे हमें कितनी रोज गिवन है, 1 और 2, और यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे रोज कितनी गिवन है, 4, और वहाँ पे 2 गिवन है। यहाँ पे आपकी 2 हो गई, और यहाँ पे आपकी 4 हो गई। तो जो आपकी फाइनल वाले में रोज आएंगी वो कितनी आएंगी, रोज लिख देता हूँ, रोज इक्वल टू 4 क्रॉस 2, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 8। तो देखो यहाँ पे ये आपकी 8 आ जाएंगी, 8। और कॉलम्स कितने आएंगे, ये देखो, ये 1 ये 2, ये आपका यहाँ पे 2 कॉलम है, और 1 2 3, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 कॉलम्स और यहाँ पे 2 कॉलम्स, तो टोटल यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 5 कॉलम्स आ जाएंगे, ABCDE, ABCDE। और ये आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कैसे निकालोगे, अल्फा 1 के बाद आगे 1 2 3 4। ठीक है, इनको ये 4 कर दिए, फिर बीटा 2 के बाद ये लगा देना, टोटल चारों के चारों। ठीक है, जैसे बीटा 2 अल्फा 10 है, फिर उस नेक्स्ट वाले में बीटा 10 है, फिर नेक्स्ट वाले में बीटा 20 भी, और उसके बाद गामा 10 भी। तो ये ऐसे होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ना एक नेमिंग इशू आता है। ठीक है, ये इशू है, एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, और वो है नेमिंग प्रॉब्लम। तो देखो नेमिंग प्रॉब्लम कैसे हो रही है। अब जैसे ए और बी और बी डी ई है, ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या है, बी कॉमन एट्रीब्यूट है एक, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ ना, तो हम पता नहीं लगा पाए कौन से बी की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे तो नहीं था, और पीछे देखता हूँ अगर एग्जाम्पल में गिवन है, एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे हमें मिला सी और सी, राइट, यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट था, तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन सा सी कौन सा है और कौन सा सी किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए, तो एक प्रॉब्लम है ये। तो हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, इस वाले सी के आगे इसके टेबल का नाम लिख देंगे, जैसे आर डॉट, जैसे ए है, ठीक है, बी है, और ये सी यहाँ पे कॉमन है दोनों में, तो मैं क्या करूंगा, आर डॉट सी लिख दूंगा यहाँ पे। मेरे को पता चल जाएगा, अच्छा ये जो सी एट्रीब्यूट है वो आर टेबल का है, और दूसरी टेबल एस थी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस डॉट सी। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो हमारी प्रॉब्लम थी नेमिंग प्रॉब्लम, और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, हम टेबल नेम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल नेम लिख दिया, आर डॉट बी और एस डॉट बी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन राइट टेबल, और वी कैन से रिलेशन नेम इन फ्रंट, और वी कैन से इन स्टार्ट इन स्टार्टिंग ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम थी और इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यूनियन ऑफ टू रिलेशन की। तो ये हमारा फोर्थ ऑपरेटर हो गया, बेसिक वाला। ठीक है, बेसिक और डिराइव्ड था ना, तो ये उसका फोर्थ पार्ट है, यूनियन। तो यूनियन ऑफ टू रिलेशंस, तो यूनियन ऑफ टू रिलेशंस में क्या देखा हमने, मतलब क्या देखेंगे, कि हम क्या करेंगे कि इनका यूनियन लेंगे। और अब यूनियन लेंगे कैसे, तो यूनियन जो फाइनल सेट होता है ना, उसमें सारे रिकॉर्ड्स इसके भी होने चाहिए, आर के भी और एस के भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, आर यूनियन एस, आर और एस, तो आर यूनियन एस। तो इससे क्या करेंगे हम, यानी कि जो भी रिकॉर्ड आर में है ना, और जो भी रिकॉर्ड एस में है, तो सारे रिकॉर्ड्स एक हम टेबल बनाएंगे जो सारे उसमें प्रेजेंट होंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 है, तो आर यूनियन एस के अंदर क्या होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 मिल गया। ठीक है, और अल्फा 2 बीटा 3 है इसमें, जैसे तो अल्फा 2 बीटा 3 मिल गया। तो ये क्या हो गया हमारा, आर यूनियन एस हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल टेबल में क्या होगा, सारे रिकॉर्ड्स प्रेजेंट होंगे जो कि आर में है या फिर एस में है। और वी कैन से कि एनी रिकॉर्ड इन आर और एनी रिकॉर्ड इन एस मस्ट बी प्रेजेंट इन द फाइनल टेबल। तो ये क्या हो गया, हमारा यूनियन हो गया टू रिलेशंस का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो जैसे एग्जांपल ले लो यहाँ पे, तो रिलेशंस है यहाँ पे, एक स्टूडेंट टेबल है और एक एम्प्लॉय टेबल है। तो ये हमारी स्टूडेंट वाली हो गई और ये एम्प्लॉय वाली होगी। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ ना कुछ रूल्स गिवन है। तो ये क्या रूल्स हैं, रूल्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो देखो,
तो फर्स्ट रूल क्या है हमारा, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन बोथ द टेबल शुड बी सेम, तभी हमारा यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन बोथ द टेबल शुड बी सेम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स आर सेम देन ओनली यूनियन ऑपरेशन टेक्स प्लेस। तो डोमेन यानी कि क्या है, जैसे जो ऑपरेशन हम करेंगे ना, तो उसकी टेबल्स में देखेंगे कि उनकी डोमेन सेम है। तो डोमेन का मतलब है यहाँ पे कि जैसे रोल नंबर और नेम है, तो यहाँ पे क्या ले रहा है, ये इंटीजर वैल्यू ले रहा है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या ले रहा है, ये स्ट्रिंग ले रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग। और यहाँ पे क्या ले रहा है, इंटीजर ले रहा है, इंटीजर। और यहाँ पे क्या ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है। एक तो नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए और इनकी डोमेन सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इंटीजर और स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे भी इंटीजर और स्ट्रिंग ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप स्ट्रिंग को किसी इंटीजर से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेम क्या है, एबीसी है, तो यहाँ पे ई है। सोचो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर होता। ठीक है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, यानी कि कोई रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते, तो आप उनका यूनियन नहीं ले सकते। तो अब देखो, अब हम यूनियन ले लेंगे, तो यहाँ पे तो कंडीशन सेम है, सही है। तो यहाँ पे से इंटीजर था, तो यहाँ पे भी इंटीजर है। और यहाँ पे स्ट्रिंग था, तो यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रिंग है हमारा। अब देखो, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट यूनियन एम्प्लॉय की। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यूनियन कर देंगे। तो इसके अंदर क्या करो, 1A 2B 3C डाल दो। ठीक है, 1A 2B 3C डाल दिया आपने। और यहाँ पे क्या, 7E 1A, तो जैसे 1A हमारा रिपीट कर रहा था, इसको रहने दो और 7E आ जाएगा। तो याद रखना, जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं ना, इसमें डुप्लीकेसी बिल्कुल भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए आ रहा है, तो फाइनल वैल्यू में ना खाली एक बार ही आएगा। ये बात याद कर लो। ठीक है, कॉलम नेम शुड बी सिमिलर टू द फर्स्ट टेबल, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द यूनियन ऑपरेटर। तो देखो, कॉलम नेम शुड बी सिमिलर टू द फर्स्ट टेबल। तो जो कॉलम नेम है ना, वो फर्स्ट टेबल के से सिमिलर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द यूनियन ऑपरेटर। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे क्या, स्टूडेंट यूनियन एम्प्लॉई है, तो जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे ना, देखो यहाँ पे रोल है और यहाँ पे नेम है और यहाँ पे एम्प्लॉई नंबर और नेम है, तो फाइनल टेबल तो एक ही बनेगी जिसके दो एट्रीब्यूट्स होंगे। तो उन एट्रीब्यूट्स का क्या नाम रखना है, वो हमारा डिपेंड करता है फर्स्ट टेबल पे। तो फर्स्ट टेबल का क्या है, यहाँ पे रोल नंबर है, रोल। ठीक है, और एम्प्लॉई टेबल नहीं, एम्प्लॉई टेबल को तो देखना ही नहीं, फर्स्ट टेबल का देखना है। और जो सेकंड एट्रीब्यूट है हमारा, वो है नेम। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इस टेबल का हो जाएगा, रोल और नेम। अब हम देखते हैं, अब आगे मूव करते हैं। अब यूनियन ऑफ टू रिलेशंस। ठीक है, तो इसका भी यूनियन लेंगे। तो अब जैसे हमने यूनियन लेना है इन दोनों का, इन दोनों टेबल्स का, तो क्या आ जाएगा, 1A 2B 3C। ये सेम एग्जाम्पल तो नहीं है, 7E 1A। हाँ, ये सेम एग्जाम्पल ही है। तो अब आगे हमको क्या करना है, हमको ना इसके बाद एक क्वेश्चन और परफॉर्म करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये प्रोजेक्शन वाला, तो प्रोजेक्शन ऑफ नेम स्टूडेंट यूनियन प्रोजेक्शन नेम एम्प्लॉई। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले प्रोजेक्शन निकालना है स्टूडेंट नेम का, और हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन नेम निकालना है एम्प्लॉई का। तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन निकालूँ नेम का, ठीक है, स्टूडेंट टेबल का, तो स्टूडेंट टेबल है, इसका हमें नेम का प्रोजेक्शन निकालना है। तो क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। सेकंड हमें क्या गिवन है यहाँ पे, देखो ये हमें निकालना है एम्प्लॉई, एम्प्लॉई में नेम निकालना है। अब एम्प्लॉई में नेम निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई और ए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इनका यूनियन करना है। यूनियन कर दो अब इनका। तो इनका यूनियन करेंगे, इनका और इसका। अब यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, A B C और E। ठीक है, क्योंकि ए तो रिपीट, जैसे यहाँ पे ए रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे हम रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जैसे यहाँ पे ए और यहाँ पे भी है, लेकिन हम क्या करेंगे, फाइनल टेबल में एक ही बार लिखेंगे, या फिर एक ही बार आउटपुट आएगा हमारा। तो देखो लो, यहाँ पे भी है ABC। तो यही क्वेश्चन था। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं रीनेमिंग अ टेबल। तो देखो, रीनेमिंग अ टेबल क्या होता है, अलाउज अस टू रेफर रिलेशन से ई बाय मोर देन वन नेम। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही टेबल को हम रेफर कर सकते हैं किसी एक से ज़्यादा नेम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी देखते हैं, रिटर्न्स द एक्सप्रेशन ई अंडर द नेम एक्स। तो ये ना इसका वो है, सिंबल है रीनेमिंग का। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया, रिलेशन का नाम लिख दिया। ठीक है, और ये क्या कर दिया, हमने एक्स लिख दिया। ओके, ये क्या हो गया, जिससे हमको रीनेम करना है। अब रिलेशन आर है यहाँ पे। अब एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे अब यहाँ पे रिलेशन आर है, और रिलेशन आर क्या है, हमें ए और बी इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, और ये इसका रिकॉर्ड है, और इस टेबल का नाम क्या है, आर है। अब देखो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक तरह से आर क्रॉस आर ही है। ठीक है, बट इसने क्या कर दिया, यहाँ पे रीनेमिंग ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, तो यानी कि ये यूज तो टेबल आर ही कर रहा है, बट उसका नाम क्या रख दिया, इसने एस रख दिया। राइट। तो देखो क्या हुआ, ये आर टेबल ही है यहाँ पे, और क्रॉस हो रहा है आर, ये भी आर टेबल ही है।
बट उसका इसने रीनेम करके क्या कर दिया, रीनेम करके एस कर दिया, रीनेम करके एस कर दिया किसको, आर टेबल को। ठीक है, आर टेबल को कर दिया रीनेम। तो अब देखो अल्फा वन, तो क्या आ जाएगा, अल्फा वन अल्फा वन, ठीक है, इससे साथ ही हो रहा है, और अल्फा वन अल्फा वन, बीटा वन, ठीक है बीटा वन। अब जब बीटा बीटा टू है, जैसे यहाँ पे बीटा टू, ठीक है, और इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, अल्फा वन और बीटा टू। तुम्हारी चार एंट्रीज हो जाएंगी, अल्फा वन अल्फा वन, अल्फा वन बीटा टू, ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगी बीटा टू अल्फा वन और बीटा टू बीटा टू, बीटा टू अल्फा वन, बीटा टू बीटा टू। तो यहाँ पे क्या आया था, जैसे अब कॉमन है, यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, तो नेमिंग प्रॉब्लम आ रही थी जो भी हम पीछे देख के आए हैं, तो हमने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। ठीक है, अगर हमें सेम टेबल से सेम का क्रॉस प्रोडक्ट कराना होता है, ठीक है, अभी हम पीछे देख के आए थे ना, यहाँ पे कहाँ गया वो, हाँ ये वाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक नेमिंग इशू आता है। तो यही यहाँ पे यही उसी का सॉल्यूशन ही बता रहा है। ठीक है, जब खुद की टेबल का खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये रहा यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे एट्रीब्यूट्स रिपीट कर रहे हैं ए और बी, तो एक तो आर है, रिलेशन आर, तो यहाँ पे आ गया, और हमने एक बार क्या किया, उसी टेबल को रीनेम करके हमने एस कर दिया। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये तो टेबल नेम ही हो गया, टेबल नेम। और ये एक्स क्या हो गया यहाँ पे, एक्स देखो मैं लिख देता हूँ, ये रीनेम कर रहे हो आप इसे, रीनेम, यानी कि आप इसमें कोई न्यू दे रहे हो, न्यू नेम, रीनेमिंग। तो यहाँ पे यही कह रहा है, तो अब क्या होगा, आर क्रॉस रो एस इक्वल टू आर क्रॉस एस, मतलब सेम टेबल है, और वो क्या आर क्रॉस आर की, बट हमने एक बार आर ही रखा नाम और दूसरी बार चेंज कर दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, सेट डिफरेंस की। तो अभी तक हम कितने देख चुके हैं, रीनेम, जैसे यूनियन था फोर्थ वाला, और हमारा फिफ्थ है, ये फिफ्थ था रीनेमिंग वाला, फिफ्थ, ओके। अब देखते हैं सेट डिफरेंस, ये हमारा सिक्स्थ हो जाएगा। तो सेट डिफरेंस ऑफ टू रिलेशंस क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं सेट थियरी की बात करूँ बीच में, तो देखो जैसे ये दो सेट्स हैं, तो डिफरेंस क्या होता है, जैसे ये आर है और ये एस है, और मुझे आर माइनस एस करना है, तो हम क्या करते हैं, खाली ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं ये वाला पोर्शन डिलीट कर देते हैं, ये नहीं लेते हैं। तो इसमें भी सेम होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, सेट्स की जगह यहाँ पे रिलेशंस हैं, ठीक है, तो एक आपका आर हो गया और एक एस हो गया, रिलेशन आर और एस। तो हम क्या करेंगे, जैसे अब आर माइनस एस है, तो हम क्या करेंगे, एक तरह से कह सकते हैं आर माइनस आर इंटरसेक्ट एस। हम आर में से वो सारे रिकॉर्ड्स हटा देंगे, कौन से हटा देंगे, जो कि कॉमन है। अब देखो पहले आप सबसे पहले कॉमन फाइंड करो, इसमें से कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो दोनों में है, कोई ऐसा टपल है जो बिल्कुल सेम है दोनों में, जैसे अल्फा वन नहीं है, अल्फा टू, ठीक है, हाँ अल्फा टू मिल गया ना यहाँ पे कॉमन, अल्फा टू, ठीक है, यहाँ पे अल्फा टू मिल गया, और यहाँ पे भी अल्फा टू मिल गया, तो ये क्या है, यहाँ पे कॉमन है। तो हम मैं क्या कर दूंगा, अब इसको डिलीट कर दूंगा, अब आर में से मैं अल्फा टू को डिलीट कर दूंगा, तो जब मैं डिलीट कर दूंगा इसको, मैं क्या कर दूंगा, माइनस अल्फा टू, ठीक है, मैंने ये हटा दिया, क्योंकि ये था किसमें था, कॉमन था, ये कॉमन। तो क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा वन बीटा वन। चलिए अब एग्जाम्पल भी देखते हैं इसका। तो देखो सेट ऑफ टू रिलेशंस, तो यहाँ पे दो टेबल गिवन है, ठीक है, तो द नंबर ऑफ कॉलम्स इन बोथ द टेबल शुड बी सेम, तो ये भी इसकी कंडीशन है, इसकी भी कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन बोथ शुड बी सेम, द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स आर सेम, देन ओनली डिफरेंस ऑपरेशन टेक प्लेस। तो याद रखना ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन और टू, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, तब हम थर्ड काम कर पाएंगे, जो कि हमारा डिफरेंस है, स्टूडेंट माइनस एम्प्लॉई। तो स्टूडेंट और एम्प्लॉई में देखो कोई कॉमन एट्रीब्यूट है, तो जैसे यहाँ पे वन ए है, हाँ देखा वन ए दिख गया ना, यहाँ पे वन है और ये वन है, तो टू थ्री और टू बी और थ्री सी नहीं, ये सारी यूनिक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाली टेबल में से ही, ठीक है, ये वाली टेबल में से ही मैं माइनस वन ए कर दूंगा, तो वन ए हटा दो, तो क्या आ जाएगा आपका, टू बी और थ्री सी। तो आगे क्या है, इसमें और भी क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द नेम ऑफ द पर्सन हु आर स्टूडेंट बट नॉट एम्प्लॉई। हाँ तो ठीक है, तो यही है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंस, सेट डिफरेंस रिलेशन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। कॉलम नेम शुड बी सिमिलर टू द फर्स्ट टेबल। हाँ तो क्या करना है, हमें फर्स्ट टेबल का वाला ही नाम लिखना है, जो फर्स्ट टेबल थी, फर्स्ट टेबल यानी कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेबल वन माइनस टेबल टू, ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाली है ना, इसे हम बोलते हैं टेबल वन। तो हमें इसके ही एट्रीब्यूट्स रखने हैं, जो फाइनल हमारी रिजल्ट टेबल आएगी, तो रोल नंबर और नेम। और हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नेम ऑफ द पर्सन हु आर स्टूडेंट बट नॉट एम्प्लॉई। वो स्टूडेंट तो है बट एम्प्लॉई नहीं है, तो यहाँ पे वन ए ऐसा था एम्प्लॉई,
जो कि स्टूडेंट भी था लेकिन और एम्प्लॉय भी था, ठीक है, स्टूडेंट भी था और एम्प्लॉय भी था, तो हमें वो वाले नहीं लेने थे, तो हमने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो रेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक कि आप लॉजिकली कनेक्ट कर पा रहे हो, बहुत ईजी टॉपिक है ये। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब क्या ये सेट डिफरेंस ऑफ टू रिलेशन सेम ही है। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पे, तो इसे देखते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन ऑपरेटर दे रखा है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर स्टूडेंट माइनस प्रोजेक्शन नेम एम्प्लॉई, द पर्सन हु आर स्टूडेंट बट नॉट एम्प्लॉई। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेंगे, पहले नेम लिख लेंगे, नेम का प्रोजेक्शन कर लेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, 1 2 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें करना है ना पाई नेम, और कौन सी टेबल है, स्टूडेंट। तो ऐसे आप खुद से भी स्टेप्स में करके देखो, पाई और यहाँ पे क्या है, नेम, प्रोजेक्शन ऑपरेटर है नेम, और यहाँ पे टेबल कौन सी एम्प्लॉई की है, एम्प्लॉई। तो अब यहाँ पे कौन कौन से नेम्स आएंगे, इसको थोड़ा लेफ्ट करना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन से नेम आएंगे, ई और ए, और यहाँ पे 1 2 3 नहीं, यहाँ पे ABC नेम आएगा, ठीक है, A B C, और यहाँ पे ई और ए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब इसमें से माइनस करना है, ठीक है, ये माइनस करना है। तो अब देखो कॉमन कौन सा है, ए दिख गया कॉमन यहाँ पे, ठीक है, तो ए कर दो, हटा दो यहाँ से, तो ए हट जाएगा, तो आपका जो आउटपुट आएगा उसमें क्या आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा, बी और सी, तो ये आपका आउटपुट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ज्वाइनिंग टू रिलेशंस, ठीक है, सेट डिफरेंस देख लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, नेचुरल ज्वाइन की। हाँ तो देखो यहाँ पे हमने देखा, यूनियन भी देख लिया, रीनेम भी देख लिया, और सेट डिफरेंस भी देख लिया। अब हम किस पे आगे, डिराइव्ड ऑपरेटर पे। बेसिक हमने देख लिया, अब हम आगे डिराइव्ड ऑपरेटर पे। तो डिराइव्ड ऑपरेटर में पहले क्या, ज्वाइन है, तो चलिए ज्वाइन को देखते हैं। तो देखो ज्वाइनिंग टू रिलेशंस, ये क्या हमारा नेचुरल ज्वाइन है। लेट आर एंड एस बी द रिलेशंस ऑन स्कीमास आर एंड एस रिस्पेक्टिवली, देन द नेचुरल ज्वाइन ऑफ रिलेशन आर एंड एस इज ए रिलेशन ऑन स्कीमा आर यूनियन एस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनका यूनियन लेना है। ऑब्टेन एज फॉलोज, कंसीडर्ड ईच पेयर ऑफ टपल्स टी आर फ्रॉम आर एंड टी एस फ्रॉम एस। तो हमें क्या करना है, सारे टपल्स हमें इंक्लूड करने हैं। इफ टी आर एंड टी एस हैव द सेम वैल्यू ऑन ईच ऑफ द एट्रीब्यूट्स, एड ए टपल टी टू द रिजल्ट वेयर टी वन हैज द सेम वैल्यू एज टी आर। तो वही वाला नेमिंग प्रॉब्लम थी ना हमारी, तो वही कह रहा है, अगर रिपीट कर जाए ना, तो हमें टी का क्या करना है, ऐड कर देना एज टी आर, और हमें एस का कैसे ऐड कर देना है, टी एस का, लेकिन हमारे सारे टबल्स ऐड होने चाहिए, ठीक है। हमको सारे टबल्स ऐड करने हैं, और जो भी इंटरसेक्शन, यानी कि कोई भी अगर इंटरसेक्शन आ गया ना जो कि कॉमन है, जैसे फॉर एग्जांपल सी सी आ गया, तो मैं यहाँ पे सी आर लिख दूंगा और यहाँ पे सी एस लिख दूंगा, बस टेबल का नाम स्पेसिफाई कर दूंगा। तो ये क्या अभी हम नेचुरल ज्वाइन देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसी के अंदर। अब जैसे नेचुरल ज्वाइन एग्जाम्पल है ये, तो अब रिलेशन आर और एस है, ये रिलेशन आर है और ये एस है। तो अगर हम इसका नेचुरल ज्वाइन लेना है, तो देखो इसका सिंबल होता है, ये नेचुरल ज्वाइन का, नेचुरल ज्वाइन का सिंबल कैसे होता है, ऐसे कुछ, ठीक है, कुछ ऐसे ही होता है। तो देखो ये रहा यहाँ पे। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे आर क्रॉस एस करते हैं, तो ये कंडीशंस होती हैं यहाँ पे, ठीक है, नेचुरल ज्वाइन के अंदर पहले सबसे पहला स्टेप है ये। तो ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर क्रॉस एस करेंगे, ठीक है, आर क्रॉस एस। तो ये क्या हो गया, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, प्रोजेक्शन, और यहाँ पे एक इक्वालिटी कंडीशन लगाएंगे, इक्वालिटी इक्वालिटी कंडीशन। यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, सिलेक्शन इक्वालिटी कंडीशन। तो 3 स्टेप्स में होता है नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है, आर क्रॉस एस, ठीक है। अब ये स्टेप नंबर 2 हो गया, तो देखो ये आपका स्टेप नंबर 1 है, ये वाला, और ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया, 2, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप होगा ना, वो हम लेंगे प्रोजेक्शन, ये ले आप प्रोजेक्शन, और कुछ भी एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 3। तो ये आपका 3 पार्ट्स के अंदर होता है नेचुरल ज्वाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो अभी के अभी।
ओके, तो अब देखो, अब कोई एग्जांपल हो तो आगे करते हैं। देखो यहाँ पे, अब जैसे हमें नेचुरल ज्वाइन लेना है रिलेशन आर और एस पे, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो ये सबसे पहले हम ये करेंगे, स्टेप नंबर 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, कैसे होगा, इस टपल को इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है, इस टपल को इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है, फिर इसको भी इसके साथ और इसके साथ, फिर इस वाले को भी इसके साथ और इसके साथ, ठीक है, ये सारे पेयर्स बन जाएंगे। अब ये क्या आ गया, 1 2 3 2 6 4 6, ऐसे सारे करके टोटल कितने आ जाएंगे, हमने फॉर्मूला देखा था ना कि जितने एट्रीब्यूट्स होंगे वो हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 3 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ गए कॉलम्स या फिर एट्रीब्यूट्स कह लो, और यहाँ पे रोज कितनी है, यहाँ पे देखो रोज है 3 और यहाँ पे रोज है 2, तो टोटल जो हमारी इसमें रोज आएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 3 2 6, ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएंगी, और ये 5 है, सॉरी, ये 3 2 6, ये 5 है, 3 + 2 है ना यहाँ पे, 3 + 2 5, यहाँ पे 3 + 2 5 और यहाँ पे 3 2 6। तो अब देखो यहाँ पे जैसे रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो सी कॉमन एट्रीब्यूट है यहाँ पे, सी यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो आर क्रॉस सी और एस क्रॉस सी, यहाँ पे टेबल नेम लिख देंगे। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब देखो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हम कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, इक्वल की गिवन है, और यहाँ पे एक बात याद रखना, जो भी कंडीशन होगी ना वो हमेशा कॉमन एट्रीब्यूट पे लगेगी, नेचुरल ज्वाइन के केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने हाँ ये बताया था ना, तो यहाँ पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कंडीशन, जो इक्वालिटी कंडीशन है ना, हाँ देखो यहाँ पे इक्वालिटी कंडीशन है ना, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, अप्लाइड ओनली ऑन कॉमन एट्रीब्यूट्स, कॉमन एट्रीब्यूट्स, ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट्स पे ही होगी। तो यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आर क्रॉस सी और एस मतलब डी था ना यहाँ पे, एक सेकेंड ये गलत लिख दिया, हाँ यहाँ पे एस क्रॉस सी आएगा, राइट, इसको काट दो, ये क्या आ जाएगा, डॉट सी, ठीक है, एस डॉट सी, ठीक है, जैसे 2 6 4 6, देखो 2 6 4 6, 2 6 4 6, 2 6 4 6, तो ये हमारा सी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, अब क्या करेंगे, हम कंडीशन लगा रहे हैं, कौन सी, आर डॉट सी इक्वल टू एस डॉट सी। तो हम ये देखेंगे कि आर के सी में और एस के सी में दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 और 2 अलग है, 3 और 4 अलग है, 2 और 4 अलग है, 5 और 2 अलग है, 5 और 4 अलग है, बस हमें एक मिली 2 और 2 वाली, ठीक है, ये वाली हम ले लेंगे। तो ये हाईलाइट होगी जैसे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, सेकंड कंडीशन भी लग गई हमारी, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इसमें से देखेंगे, ठीक है, तो सेकंड स्टेप हो गया। अब देखो ये फर्स्ट हो गया जो कि हम कर चुके हैं, राइट, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये भी हम कर चुके हैं। ये हमारा सिलेक्शन ऑपरेटर, और इसके अंदर कंडीशन किस पे लगती है, कॉमन एट्रीब्यूट पे, कॉमन यहाँ पे क्या था, सी था, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, हमारे यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, प्रोजेक्शन में हमें क्या कह रहा है, हाँ देखो प्रोजेक्शन, अब देखो प्रोजेक्शन में हमें कौन कौन से एट्रीब्यूट लेने हैं, ए लेना है, बी लेना है, आर डॉट सी लेना है और डी लेना है, ठीक है, यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स गिवन है ना यहाँ पे प्रोजेक्शन के अंदर। प्रोजेक्शन में हम क्या लेते हैं, एट्रीब्यूट्स लेते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमें ए लेना है, देखो मैं टिक करता हूँ, हमें ए लेना है, बी लेना है, आर क्रॉस सी लेना है और डी लेना है, तो ये 4 लेना है। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा ना, तो उसमें क्या आएगा, 2 1 2 5 2 1 2 6, तो देखो 2 1 2 6 आ गया, ठीक है। अगर आपने समझ लिया तो नेचुरल ज्वाइन से सिंपल कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर समझ नहीं आया ना आपको ये कि 3 स्टेप्स में हो रहा है, तो फिर आप कितने लगे रहना, आपको समझ नहीं आएगा। बट यू हैव टू ब्रेक दिस प्रॉब्लम इनटू 3 स्टेप्स। First is you have to do Cartesian product. Second is you have to apply selection operator where equality condition is given for the common attributes. And third is you have to apply this projection operator and you have to select all that attributes which are provided to you in question. So here 4 attributes were provided, A, B, R dot C and D. So I am assuming आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं ज्वाइन की, ठीक है। अभी हम देख के आए हैं, अब देखो ज्वाइन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स। तो ये थोड़ा थियोरेटिकल और लिंक कर रहा है चीज़ों को। ज्वाइन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इन कार्टेशियन प्रोडक्ट वी ज्वाइन a tuple of one table with a tuple of the second table, but in join there is a special requirement of relationship between tables। तो देखो क्या कहना चाह रही है,
इन कार्टेशियन प्रोडक्ट वी ज्वाइन ए टपल ऑफ वन टेबल विद द टपल्स ऑफ सेकंड टेबल। अभी हमने देखा जैसे रिकॉर्ड्स हैं तो ये इनके साथ ऐसे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। बट इन ज्वाइन देयर इज अ स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे रिलेशनशिप की मस्ट रिक्वायरमेंट है बिटवीन टबल्स, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। कोई पूछे ना ज्वाइन क्यों यूज हो रहा है तो बोला देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टपल्स। तभी एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम ज्वाइन है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ रिलेशन स्टूडेंट एंड ए रिलेशन बुक, then it may be required to know that how many books have been issued to any particular student. Now, in this case, the primary key of student, that is STID, is a foreign key in book table through which the join can be made. हाँ तो एक एग्जांपल है, इसे देख लेना। अब देखो हम बात करते हैं आउटर ज्वाइन की। ज्वाइंस देख रहे हैं ना, अभी हमने कौन सा ज्वाइन देखा था? नेचुरल ज्वाइन देखा था, ठीक है। अभी हमने देखा नेचुरल ज्वाइन, तो हम सेकंड बात किसकी कर रहे हैं? आउटर ज्वाइन की। आउटर ज्वाइन डज नॉट रिक्वायर ईच रिकॉर्ड, हम ना इसे इनर ज्वाइन भी कहते हैं, याद रखना। नेचुरल ज्वाइन कम्स अंडर इनर ज्वाइन, ठीक है। तो ये ना पार्ट है, इनर ज्वाइन के अंडर ही आता है नेचुरल ज्वाइन, और ये हमारा आउटर ज्वाइन है। तो देखो, एन आउटर ज्वाइन डज नॉट रिक्वायर ईच रिकॉर्ड इन टू ज्वाइन टेबल्स टू हैव ए मैचिंग रिकॉर्ड। तो इसमें नहीं चाहिए होता, यहाँ पे ईच रिकॉर्ड नहीं चाहिए होता, टेबल्स टू हैव ए मैचिंग रिकॉर्ड। द ज्वाइन टेबल रिटेन्स, देखो ज्वाइन टेबल रिटेन्स ईच रिकॉर्ड इवन इफ नो अदर मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट, ठीक है। तो ज्वाइन जो टेबल होगा ना उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड फिर मिलेंगे, ईच रिकॉर्ड इवन इफ नो अदर मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट, अगर कोई और मैच ना करने वाला रिकॉर्ड भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब देखो आउटर ज्वाइन, अब एग्जांपल से देखेंगे, अभी थियरी है, ठीक है। थियरी पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता, आई नो, बट अभी के लिए बस पॉइंट्स देख लो, फिर एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आउटर ज्वाइन सब डिवाइड फर्दर इनटू लेफ्ट आउटर ज्वाइंस। तो देखो इसके पार्ट्स हैं, मैं बताता हूँ। आउटर ज्वाइन के ना अंदर और भी पार्ट्स होते हैं, सब टाइप्स कह लो। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। एक आपका हो जाता है राइट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, और थर्ड क्या है आपका? फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। ओके, तो ये आपके थ्री टाइप्स हो गए, लेफ्ट राइट फुल। तो यहाँ पे क्या था? हाँ ठीक है, थ्री टाइप्स हो गए, डिपेंडिंग ऑन विच टेबल वन रिटेन्स द रो फ्रॉम लेफ्ट राइट और बोथ। और हम ये भी कह सकते हैं कि आउटर ज्वाइन इज नेचुरल ज्वाइन, अभी जो हमने पीछे देखा नेचुरल ज्वाइन, क्योंकि ऐसा दिखता है, प्लस समथिंग, ठीक है, समथिंग। वो अभी हम देखते हैं कि समथिंग क्या है। टाइप्स बताए ना मैंने तीन, तो वो डिपेंड करता है कौन से टाइप की बात हो रही है। तो बस अभी के लिए इतना याद रख लो कि नेचुरल ज्वाइन प्लस समथिंग। चलिए अब आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप की, जो कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या है? द रिजल्ट ऑफ ए लेफ्ट आउटर ज्वाइन और सिंपली लेफ्ट ज्वाइन फॉर टेबल ए एंड बी ऑलवेज कंटेन्स ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ लेफ्ट फ्रॉम टेबल ए। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि जो लेफ्ट टेबल होगी ना हमारी, उसके सारे रिकॉर्ड्स होंगे ही होंगे, ठीक है, उसके सारे रिकॉर्ड्स होंगे ही होंगे। इवन इफ द ज्वाइन कंडीशन डज नॉट फाइंड एनी मैचिंग रिकॉर्ड। तो कंडीशन क्या? इवन इफ द ज्वाइन कंडीशन डज नॉट फाइंड एनी मैचिंग रिकॉर्ड इन द राइट टेबल बी। अगर उसको कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं किया कोई भी रिकॉर्ड राइट टेबल से, तब भी उसकी एंट्री होगी होगी। इसका मतलब यही है कि लेफ्ट जो है ना टेबल हमारी, उसकी सारी आएंगी, एटलीस्ट वन टाइम आएंगी आएंगे सारे रिकॉर्ड्स। आगे देखो, दिस मीन्स दैट इफ ऑन क्लोज, ये क्लोज यानी कि हम इस ये ना माई सीक्वल का क्लोज है, ठीक है, अभी देखेंगे आगे। मैचेस जीरो रिकॉर्ड्स एंड बी, तो कोई भी रिकॉर्ड मैच ही नहीं हुआ बी के साथ, द ज्वाइन विल स्टिल रिटर्न ए रो इन द रिजल्ट, बट स्टिल वो रो आएगी। अभी देखते हैं एग्जांपल से देखेंगे आगे। बट विद द नल इन ईच कॉलम फ्रॉम बी। तो देखो अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो लेफ्ट वाले साइड की सारी रोज तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है, और जो कॉलम होगा ना कंडीशन वाला, वहां पे नल आ जाएगा। बस इतना याद रख लो। आगे देखो, इफ द राइट टेबल रिटर्न्स वन रो, if the right table returns one row and the left table returns more than one matching row for it, the values in the right table will be repeated for the each distinct row on the left table. तो देखो क्या कह रहा है, जो राइट टेबल है ना उसके अंदर दो रो हैं, एंड द लेफ्ट टेबल रिटर्न्स मोर देन वन मैचिंग रो फॉर इट। तो जो लेफ्ट टेबल है, जैसे हमने कोई कंडीशन देंगे
तो राइट वाली साइड से अगर एक से ज़्यादा के लिए मैच होगी ना, तो वो हर वैल्यू के लिए आएगा। तो देखो यहाँ पे द वैल्यूज इन द राइट टेबल विल बी रिपीटेड फॉर ईच डिस्टिंक्ट रो ऑन द लेफ्ट टेबल। ठीक है, फिर रिपीट करेगा ही। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे दो टेबल्स हैं, एक कस्टमर है और ये यहाँ पे, एक सेकेंड यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, कस्टमर और ऑर्डर्स, दूसरी हमारे ऑर्डर्स। ठीक है, दूसरी हमारी टेबल का नाम है ऑर्डर्स। ठीक है, और ये माई सीक्वल की क्वेरी है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, सिलेक्ट, ये हमें एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने हैं। कस्टमर डॉट सी आई डी, ठीक है ये रहा। ठीक है, सी नेम ये रहा। ठीक है, सी आई डी सी नेम और अमाउंट, अमाउंट यहाँ से आ गया फ्रॉम कस्टमर्स, और हमें लेफ्ट ज्वाइन करना है। और ये लेफ्ट ज्वाइन का सिंबल होता है। ठीक है, ये लेफ्ट ज्वाइन का सिंबल होता है। तो ये कंडीशन तो होगा ही होगा, नेचुरल ज्वाइन हो गया। प्लस हम सारी एंट्रीज लेंगे लेफ्ट साइड की, इसे याद कर लो। ठीक है, बहुत जरूरी बात है। अब देखो हमें कंडीशन क्या गिवन है, सबसे पहले कंडीशन देखो यहाँ पे। हमें कंडीशन गिवन है कि कस्टमर डॉट सी आई डी शुड बी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट सी आई डी। तो देखो हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। ये सी आई डी जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, याद रखना ये रहा सी आई डी। और यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्स टेबल में सी आई डी ये रहा। तो अगर इसका वन है यहाँ पे, जैसे वन है, तो क्या यहाँ पे है वन कोई, हाँ देखो यहाँ पे ये रहा वन। तो बस ये एंट्री आ जाएगी। ठीक है, जो जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमें सी नेम लेना है और कस्टमर डॉट सी आई डी ये रहा। और इसका अमाउंट कितना है, 100 है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे एक और वन था, मैंने कहा था ना कि अगर एक और से ज़्यादा से मैच कर जाए। ठीक है, देखो ये मैच कर गया ना इससे और वन से। तो अब ये भी आएगा, देखो ये रहा आ गया, क्या है ना ये दोनों। और इसका क्या है, 300। अब नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं टू के लिए। तो टू है क्या यहाँ पे, देखो टू यहाँ पे, हाँ है यहाँ पे टू है। तो आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, टू बी और टू बी और यहाँ का अमाउंट। तो टू बी और यहाँ का अमाउंट, ठीक है ये भी आ गया। अब देखते हैं थ्री के लिए। तो क्या थ्री के लिए है? तो देखो ये रहा थ्री, यहाँ पे थ्री का अमाउंट क्या, 400 है। तो क्या आ जाएगा, 3C 400। अब जैसे यहाँ पे फाइव की बात करें, तो देखो यहाँ पे फाइव कहीं आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये लेफ्ट ज्वाइन है ना, तो इसमें लेफ्ट वाले सारे रिकॉर्ड्स या डबल्स आएंगे ही आएंगे। तो देखो 5D लिख दो, हमें 5D चाहिए था 5D, बट यहाँ पे हमें मिला नहीं अमाउंट यहाँ से, तो यहाँ पे नल आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा लेफ्ट ज्वाइन है। ठीक है, तो समझे हमको ज्वाइन की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें ज़रूरत क्या पड़ी, जब हम बात करते थे ना नेचुरल ज्वाइन की, तो जब हम कंडीशन लगाते थे, प्रोजेक्शन सिलेक्शन, तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स ना रह जाते थे, यानी कि फ़िल्टर आउट हो जाते थे। तो हमको आउटर ज्वाइन की, ठीक है, इसलिए ज़रूरत पड़ी, ताकि हम इसमें कंडीशन दे देंगे। जैसे लेफ्ट वाले में सारे रिकॉर्ड्स तो आएँगे, लेफ्ट वाले तो आएँगे ही आएँगे। ठीक है, कंडीशन सैटिस्फाई नहीं भी हुई तो क्या हुआ, नल लिख देंगे। तो यहाँ पे रूल्स हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रूल्स है, जैसे लेफ्ट ज्वाइन है अभी देखा हमने, तो लेफ्ट वाले सारे आएँगे और नहीं मिला तो नल आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ऐसी बात करते हैं राइट के लिए, तो आप समझ गए होंगे कि राइट के केस में क्या होगा, राइट आउटर ज्वाइन और सिंपली राइट ज्वाइन क्लोजली रिजेंबल्स a लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, एक्सेप्ट विद द ट्रीटमेंट ऑफ द टेबल्स रिवर्स। एवरी रो फ्रॉम द राइट टेबल बी will appear in the joint table at least once। तो एक बार तो आई जाएगी। if no matching row from the left table A exists, null null will appear। ठीक है, null will appear in columns from A for those records that have no matching in B। अगर मैच नहीं हुआ तो उस केस में नल आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं। अब और बात यहाँ पे हो रही है राइट ज्वाइन की, और ये इसका सिंबल है। ये कस्टमर टेबल है और ये ऑर्डर टेबल है। तो हमें क्या करना है, एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है, कस्टमर डॉट सी आई डी सी नेम और अमाउंट। ठीक है, कस्टमर डॉट सी आई डी, तो ये रहा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और अमाउंट तीन, देखो सी नेम ये रहा। ठीक है, और अमाउंट हमें ये करना है अमाउंट। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, सी आई डी और इसमें सी आई डी, तो हम मैच करते चलेंगे। अब राइट ज्वाइन है ना, तो राइट के लिए चेक करते चलेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, कस्टमर डॉट सी आई डी और ऑर्डर डॉट सी आई डी। अब हम क्या करेंगे, राइट टेबल से देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे लेफ्ट ज्वाइन के केस में हमने लेफ्ट टेबल के लिए देखा था, अब हम ऐसे ही यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे राइट टेबल से। तो वन, तो देखो यहाँ पे वन है कहीं, हाँ देखो ये रहा वन, या वन मिल गया। तो अब इसकी एंट्री डाल दो, यानी कि कस्टमर डॉट सी आई डी वन, और सी नेम ए आ गया, और अमाउंट कितना आ गया, 100। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे यहाँ पे एक और वन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 300। ठीक है, सी आई डी यहाँ का आएगा वन, 300, और नेम क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ये वन के लिए हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, वन के लिए हो गया। अब हम नेक्स्ट बात कर, देखो इसके लिए हो गया वन के लिए। अब हम बात करते हैं टू की। तो क्या टू है यहाँ पे, तो ये रहा। तो टू बी और इसका अमाउंट आ जाएगा 200। तो ये लो, टू बी 200 आ गया। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखेंगे हम थ्री के लिए। तो क्या थ्री है यहाँ पे, तो देखो थ्री ये रहा यहाँ पे। तो थ्री का, थ्री सी आई डी, ठीक है, और इसका नेम सी हो गया, 3C और इसका अमाउंट 400। 3C 400, 3C 400 ये रहा।
तो ये लो ये भी आ गया। अब हम किसके लिए चेक करेंगे? 4 के लिए। तो क्या 4 है यहाँ पे? तो 4 है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसकी एंट्री तो होगी। तो इस टेबल में से, राइट टेबल में से हम क्या-क्या ले रहे हैं? सिर्फ अमाउंट ले रहे हैं। तो इसकी अमाउंट लिख दो। ये लो 500 आ गया, लेकिन हमको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैच नहीं मिला, तो क्या आ जाएगा? नल नल आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? नल, और यहाँ पे भी नल। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली, सारी एंट्रीज राइट की तो आएंगी आएंगी, जैसे लेफ्ट में क्या था, सारी लेफ्ट की तो आएंगी आएंगी, और जो कॉमन था वो आ जाएगा, पहले कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो आएगी। ठीक है, और अगर नहीं मिला उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ, तो वहां पे नल आ जाएगा, लेकिन उसकी हर एक रो तो आएगी आएगी, मतलब हर एक रिकॉर्ड आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि हमारा फुल आउटर ज्वाइन। कंसेप्चुअली फुल आउटर ज्वाइन कंबाइंस द इफेक्ट ऑफ बोथ। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? दोनों का इफेक्ट अप्लाई होगा, लेफ्ट एंड राइट ज्वाइंस। वेयर रिकॉर्ड्स इन द फुल आउटर ज्वाइन टेबल्स डू नॉट मैच, द रिजल्ट सेट विल हैव नल वैल्यूज फॉर एवरी कॉलम ऑफ द टेबल दैट लैक्स अ मैचिंग रो। तो उस केस में भी नल आ जाएगा। अब देखो फुल आउटर ज्वाइन की बात करते हैं, तो इस केस में इसका सिंबल क्या है? ये है, यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई टेबल से सब सिलेक्ट कर लेना, फुल आउटर ज्वाइन दे दिया। डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम। तो हमको यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? तो जो भी हमारे ज्वाइन है वो सारा कॉमन एट्रीब्यूट पे चल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? डिपार्टमेंट नेम, ये रहा, और यहाँ पे ये रहा डिपार्टमेंट नेम। तो अब देखो हम सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे? ये रहा, एक सेकेंड, ये तो मैंने फाइनल में कर दिया, ये रहा डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इसकी करेंगे, फाइनेंस की। ठीक है, फाइनेंस पे आएंगे, तो यहाँ पे कोई हमें फाइनेंस का मिला? तो नहीं मिला। ठीक है, और हमको कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लेने हैं? सारे लेने हैं, यानी कि नेम, एम्प्लॉई आईडी, डिपार्टमेंट नेम और मैनेजर। मैनेजर यहाँ से आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन हो गया 3, और ये 4। तो अब हम देखेंगे, जैसे फर्स्ट है तो हैरी 3415। ठीक है, फाइनेंस वाला नहीं मिला यहाँ पे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? मैनेजर के अंदर नल आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट के लिए देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे नेक्स्ट के लिए देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा? जो सेकंड पर्सन है, सैली नाम का। ठीक है, तो 2241, और सेल्स, तो सेल्स मिला कहीं? हाँ, ये रहा सेल्स हमारा, तो यहाँ पे हैरियट आ जाएगा। ऐसी जॉर्ज के लिए देखो, तो जॉर्ज का फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, डिपार्टमेंट में फाइनेंस है, तो 3401 फाइनेंस, लेकिन फाइनेंस यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नल आ जाएगा। हैरियट के लिए देखते हैं। ठीक है, हैरियट के लिए, तो हैरियट के केस में देखो, हैरियट के केस में क्या है? सेल्स है, तो सेल्स मिल गया, और इसके केस में हैरियट आ जाएगा। ठीक है, बस आपको मैच करता चलना है, और अगर नहीं मिले तो नल आ जाएगा। तो अब जैसे लेफ्ट के केस में हम लेफ्ट की सारी एंट्रीज लेते थे, राइट के केस में राइट की सारी लेते थे, बट ये क्या फुल आउटर ज्वाइन है, इसमें इसकी भी लेंगे सारी। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट की तो देखो सारी आ गई, हैरी, सैलरी, जॉर्ज, हैरियट। तो अब इसके लिए देखेंगे जो इसका डिपार्टमेंट नेम है। ठीक है, ये कॉमन एट्रीब्यूट था हमारा, तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे? डिपार्टमेंट नेम। उसी से तो हम चेक करते हैं कुछ कॉमन है या नहीं है, मतलब उसी से ही हम क्या कंडीशन चेक करते हैं, राइट। तो अब देखो सेल्स, तो सेल्स क्या है? सेल्स आ गए यहाँ पे, तो देखो सेल्स यहाँ पे यूज हो चुका है, बट हमारा जो सेकंड है, ठीक है, प्रोडक्शन वाला, वो यूज एक बार भी नहीं हुआ, देखो एक बार भी नहीं आया ना यहाँ तक अभी। तो अब एक प्रोडक्शन के लिए एंट्री बनेगी, प्रोडक्शन के लिए एंट्री बन जाएगी। ठीक है, और अब हम देखेंगे क्या प्रोडक्शन के लिए कोई है बंदा? प्रोडक्शन के लिए तो नहीं है, तो नल, नल। ठीक है, और इसका मैनेजर क्या होगा? चार्ल्स। ये रहा, ये आ गया। बट इस टेबल में कुछ भी नहीं मिला ना, इस वाली टेबल में, ना कि नेम और एम्प्लॉय आईडी, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता हो। हमें ऐसा कोई भी पर्सन नहीं मिला जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता हो, तो इसलिए नल आ गया, नल आ गया। और यहाँ पे ये जो हमको गिवन थी प्रोडक्शन और इसका मैनेजर चार्ल्स, ये हमने देख लिया, तो ये इसकी फाइनल टेबल बन जाएगी। तो मैं फिर से बता देता हूँ क्या कर रहा है हमने। लेफ्ट के केस में लेफ्ट के सारी आएंगी। ठीक, ठीक है, लेफ्ट वाली के केस में क्या होगा? लेफ्ट वाली सारी आएंगी, क्योंकि लेफ्ट वाली सारी आएंगी। ठीक है, और अगर नहीं मिला उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो नल आ जाएगा। राइट के केस में क्या होगा? राइट वाली सारी आएंगी। ठीक है, ये जैसे ये था 12134, 12134। ठीक है, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था? जैसे 500 था, 500 आ गया, जो उस टेबल में नहीं था वहाँ पे नल नल आ गया। और ज्वाइन के केस में क्या होगा? इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, लेफ्ट एंड राइट। ये आप हाईलाइट कर लो, अप्लाइंग बोथ लेफ्ट एंड राइट आउटर ज्वाइन। ओके, तो ये क्या हो गया? दोनों के लिए चेक करेंगे, और जो नहीं मिलेगा किसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो वहाँ पे नल आ जाएगा। तो ये सारी नल की एंट्रीज है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटी ज्वाइन की। तो यहाँ पे देखो, द एंटी ज्वाइन रिटर्न आर, ये इसका सिंबल हो गया, वेयर आर एंड एस आर रिलेशंस इज सिमिलर टू द नेचुरल ज्वाइन, बट द रिजल्ट ऑफ एन एंटी ज्वाइन इज ओनली दोज टबल्स इन आर
for which there is no tuple in S that is equal on their common attribute names. तो अब देखो यहाँ पे ये एम्प्लॉय टेबल है और डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है, ये सेम हो गया ना यहाँ पे, हैरी सेल्स, हाँ तो सेम टेबल है। तो अब जो नहीं था ना इसके अंदर वो आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या होगा, अभी एंटी जॉइन में हमने ये देखा कि जो टपल्स इसमें नहीं होंगे, ठीक है, तो अभी कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है इसमें, डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट नेम है, तो ये हमारा आर हो गया और ये हमारा एस हो गया, और इसमें हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, एंटी जॉइन का। तो अब हम ये चेक करेंगे कि आर है जो हमारा इस और जो इसका कॉमन एट्रीब्यूट है जैसे कि डिपार्टमेंट नेम, तो ऐसा कौन सा है डिपार्टमेंट इसमें जो कि एस में नहीं है। तो देखो सेल्स और प्रोडक्शन है यहाँ पे, सेल्स, देखो सेल्स और प्रोडक्शन है ना यहाँ पे, तो सेल्स तो देखो हो गया, कवर हो गया, सेल्स कवर हो गया, तो हमारा क्या रहेगा, फाइनेंस रहेगा। तो फाइनेंस वाली एंट्रीज आ जाएंगी इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारा आ जाएगा हैरी और ये जॉर्ज। तो देखो दोबारा से डेफिनेशन देखो, is similar to the natural join but the result of anti join is only those tuples in R, खाली वही टपल्स होंगी R में से, ठीक है, where there is no tuple in S। तो यहाँ पे कौन किसके लिए टपल नहीं थी, फाइनेंस नहीं है ना यहाँ पे, देखो फाइनेंस मिसिंग है यहाँ पे, तो खाली वो टपल्स आ जाएंगी जिसमें फाइनेंस है, सिंपल है वो, ठीक है, ये आ जाएगा, फाइनेंस वाली आ जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेमी जॉइन के लिए। सेमी जॉइन क्या है, द लेफ्ट सेमी जॉइन इज ज्वाइनिंग सिमिलर टू द नेचुरल ज्वाइन एंड रिटर्न, ये ऐसा रिप्रेजेंट होता है where R and S are relation, ठीक है, the result of the semi-join is only the set of all tuples in R for which there is a tuple in S that is equal, देखो the result of the semi-join is only the set of all tuples in R for which there is a tuple in S that is equal on their common attribute names। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो कॉमन क्या है इसमें, पहले वाले में हमने क्या देखा, जो नहीं आया, क्या नहीं आया था, फाइनेंस नहीं आया था, ठीक है, फाइनेंस नहीं आया था, बट हम इसमें क्या देखेंगे सेमी जॉइन के अंदर कि कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है यहाँ पे, देखो ये रहा इसका कॉमन एट्रीब्यूट, ठीक है, ये रहा डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम है ना यहाँ पे, हाँ, तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, सेल्स, ठीक है, सेल्स दिख रहा है मुझे, सेल्स, और यहाँ पे क्या है, सेल्स। तो अब सेल्स वाली एंट्री आ जाएंगी आर में से, ये हमारा आर है, ठीक है, ये हमारा एस है, और इस पे ऑपरेशन क्या किया हमने, ऐसा कुछ आर एस, और इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी जॉइन। तो कौन सी एंट्रीज आ जाएंगी जो कॉमन है, तो ये सैली वाला आ जाएगा और एक हैरियट वाला आ जाएगा। हाँ, तो ये देखो ये रहा हमारा फाइनल टेबल जो आउटपुट आया, इसमें क्या आ जाएगा, सैली वाला आ जाएगा और हैरियट वाला आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं सेल्फ ज्वाइन की। तो देखो सेल्फ ज्वाइन में क्या होगा, फाइंड टेबल आईडी फ्रॉम स्टडी टेबल हु इज एनरोल्ड एटलीस्ट 2 कोर्सेज। तो हम इसमें क्या चेक करना है कि कम से कम 2 कोर्सेज में क्या होगा, वो एनरोल हुआ होगा। तो अब देखो इसके अंदर तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ आ गई आपको, ये है हमारा, हमें वो स्टूडेंट बताना है जिसने कम से कम 2 कोर्स में एनरोल कर ही रखा हो। देखो इसके अंदर कौन है वो, जिसे S1 ने C1 में भी कर रखा है, S1 ने C2 में भी कर रखा है, तुम्हारा आंसर क्या एक्सपेक्टेड है, S1 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, एक टेबल बना दूंगा T1 के नाम से, यही सेम वाली, और फिर से यही सेम टेबल को रीनेम कर दूंगा T2 के नाम से, सेम टेबल है, ठीक है, जॉइंट टॉपिक चल रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कह लो, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट S1 C1 S2 C2 S1 C2, ऐसे करके इनका सबका हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये देखो फर्स्ट वाला इजी था, स्टेप ये हो गया, सेकंड हो गया, जो स्टेप 3 है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या निकालना है कि हमें ऐसा स्टूडेंट निकालना है जिसके ने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल कर रखा हो, और हमें पता लगाना है कि एटलीस्ट 2 कोर्सेज तो हों। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि स्टूडेंट सेम होना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट सेम होना चाहिए ऑब्वियसली। तो S1 है, तो मैं एक दे सकता हूँ कंडीशन, S1 ID, ठीक है, तो T1 डॉट एस, तो जो T1 जो टेबल है और T2 टेबल है, इसका जो स्टूडेंट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, वो सेम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, स्टूडेंट सेम होना चाहिए, देखो स्टूडेंट सेम होना चाहिए, लेकिन उसका कोर्स डिफरेंट होना चाहिए। तो ये जो साइन है ना ये वाला, इसे हम कहते हैं नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ये साइन है ना ये, इसे हम कहते हैं नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल। तो देखो स्टूडेंट सेम होना चाहिए बट कोर्स डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसने क्या चेक किया कि चलो स्टूडेंट्स तो सेम होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट सेम नहीं है,
ठीक है? यहाँ पे स्टूडेंट सेम है, S1 S1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट सेम है? नहीं है। यहाँ पे S2 है, S2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट सेम है बट के कोर्स डिफरेंट है, कोर्स डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे C2 C2 आ गया ना, हमें क्या चाहिए, डिफरेंट कोर्स चाहिए। तो डिफरेंट कोर्स चाहिए, नहीं हुआ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट ही सेम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट सेम है, ठीक है, और कोर्स भी डिफरेंट है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे स्टूडेंट S1 S2 है, ये सेम नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट चेक करो, ये भी, ये स्टूडेंट सेम है, S1 S1, बट यहाँ पे कोर्स से भी सेम है, बट कोर्स हमारा डिफरेंट होना चाहिए। तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तुम्हारी सिर्फ दो एंट्रीज आएंगी, देखो ये वाली, ठीक है, एक ये हो गया, और S1 C2। तो देखो क्या आ गया, स्टूडेंट वन है, स्टूडेंट वन उसने कोर्स वन में भी एनरोल किया, कोर्स टू में भी। और यहाँ पे स्टूडेंट वन उसने कोर्स टू में भी एनरोल किया, कोर्स वन में भी। तो बाकी सारी फिल्टर आउट होगी और ये दो आएंगी। और स्टेप फोर क्या करूंगा मैं, स्टेप फोर में प्रोजेक्शन ऑपरेटर कर दूंगा। प्रोजेक्शन ऑपरेटर में क्या करूंगा, यानी कि मैं इसका प्रोजेक्शन ले लूंगा, किसका, स्टूडेंट का, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, प्रोजेक्शन कर दूंगा स्टूडेंट का, तो यानी कि S ID का, S ID, या S1 कह लो, हाँ जो भी है। तो जैसे यहाँ पे इसने क्वेरी लिखी हुई है माई सीक्वल वाली, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिलेक्शन T1.SID। भाई तो मैं अभी कर देता हूँ, टेबल वन का हमें स्टूडेंट चाहिए, हमें उसका प्रोजेक्शन चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट, S ID लिख लो, S ID। तो हमें उसकी आईडी मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये रहा, S1 है ना यहाँ पे, खाली S1 है। तो जैसे रिपीट तो करता नहीं, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे S1 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, S1 आ गया। और यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम होता है, एट्रीब्यूट नेम यहाँ पे क्या है, SID, ठीक है। और यहाँ पे टेबल नेम, टेबल नेम हमारा क्या हो जाएगा, टेबल हमारा नेम है टेबल T1, ठीक है। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था ना ये प्रोजेक्शन वाला, तो इसका क्या था, ये था ना, यहाँ पे टेबल नेम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट्रीब्यूट जो भी हमें चाहिए। चलिए वापस चलते हैं उसी स्लाइड पे। हाँ, तो ये फोर्थ स्टेप में हुआ हमारा सेल्फ ज्वाइन। तो यानी कि क्या करना है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, सेम का मतलब उसका उसी टेबल का उसी टेबल के साथ करना है। उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो भी कंडीशन रिक्वायर्ड होगी, जो भी पूछा होगा क्वेश्चन में, उसी अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेट इंटरसेक्शन ऑफ टू रिलेशन। तो सेट इंटरसेक्शन क्या होता है, देखो, तो अगर ये R है और ये S है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इनके बीच में जो कॉमन है, तो हम इसमें कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, देखो इसमें कॉमन है, यहाँ पे अल्फा 1 नहीं है, यहाँ पे अल्फा 2, हाँ ठीक है। तो ये अल्फा 2 यहाँ पे देखो दोनों साइड है, तो ये हमारा कॉमन हो गया, तो यही हमारे इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन को R इंटरसेक्शन, ये इसका साइन होता है R इंटरसेक्शन S। और हम इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो सोच के देखो, ये R है, ठीक है। अगर R में से मैं क्या माइनस कर दूं, R-S, इसे मैं क्या कहता हूँ, R-S कहता हूँ ना इस पोर्शन को, R-S। हमने पीछे भी देखा था, R-S। तो मैं इस पोर्शन को क्या लिख सकता हूँ, इसको इंटरसेक्शन वाले को, R-S, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया, तो इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो पाई, पाई यानी कि प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ नेम इन स्टूडेंट टेबल, प्रोजेक्शन ऑफ नेम एम्प्लॉय टेबल। तो इसके अंदर क्या है, नेम A B C, और इसके अंदर नेम क्या है, E और A। हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ये लो, ये आंसर आ गया। तो इसको हम वैसे अगर लॉजिकली देखें तो क्या है, ये स्टूडेंट टेबल है और ये एम्प्लॉय टेबल है। तो हमें वो बताना है पर्सन जो स्टूडेंट तो है बट और एम्प्लॉय भी है साथ में, ठीक है, जो स्टूडेंट भी है और एम्प्लॉय भी है, इंटरसेक्शन है ना, कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, लॉजिकली हम ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेट डिवीजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो सेट डिवीजन ऑफ टू रिलेशंस, तो क्या है, रिट्रीव SID ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन एवरी कोर्स एट ऑल फॉर ऑल डिवीजन इन यूज्ड। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे एनरोल टेबल है और कोर्स टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या सिंबल होता है, देखो, जैसे A है और SID CID,
ए टेबल है ना, इसके अंदर क्या गिवन है, SID और CID। हमें निकालना क्या है इसमें, वो स्टूडेंट निकालना है जिसने हर कोर्स में एनरोल कर रखा हो, और उसका हमको नेम बताना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड बाय बी, और हमको कोर्स के लिए चेक करना है तो CID आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जिस टेबल में चेक करना है हमें सबसे पहले उसको देखना है, तो हमको ए में देखना है। ठीक है, तो ए, अगर मैं इसमें देखो एक और चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे डिवीजन नहीं करते हम, तो क्या होता है वो डिविडेंड, देखो डिविडेंड, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर, डिवीजर गिव्स यू क्वोशिएंट। तो इस केस में भी देखो ऐसा ही है, आप इसको कुछ डिवाइजर मान लो, तो हमको किस टेबल में चेक करना है, इसमें चेक करना है। ये हमारी टेबल ए मान लो, इसका ए नाम मान लो, और इसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, SID CID, और हमको चेक किसके लिए करना है, CID के लिए, मतलब कोर्स के लिए। हमें चेक करना है कि कौन कौन से रिपीटेड कोर्स हैं एक स्टूडेंट के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे BCID आ जाएगा, और जो आपका रिजल्ट आएगा ना, वो आ जाएगा आपका SID। ठीक है, ये CID के लिए चेक करना है ना हमें, और आपका आ जाएगा CID, मतलब SID, स्टूडेंट ID, वो बता देगा। तो अब देखो इसमें कैसे इंटरनली काम करता है ये। It results x values for that there should be a tuple xy in if a for every y। तो ये क्या करेगा, हमें a देगा for every y वैल्यू ऑफ रिलेशन b। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए है ना, यहाँ पे ए एक्स कॉमा वाई अभी हमने देखा, तो यहाँ पे क्या है, दो एट्रीब्यूट्स ही तो है, ये डिवाइड बाय बी वाई, तो ये क्या करेगा, इट रिजल्ट्स एक्स वैल्यूज। तो देखो वाई से डिवाइड कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे एक्स वैल्यूज आएगा, क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं, वाई के लिए चेक कर रहे हैं। अभी मैंने बताया जैसे हमें हमने CID के लिए चेक किया था, बट हमको मिलेगा क्या, SID मिलेगा। तो देखो फॉर दैट देयर शुड बी टपल एक्स वाई इन ए फॉर एवरी रिलेशन वाई ऑफ रिलेशन बी। तो बी रिलेशन के अंदर एवरी वैल्यू होनी चाहिए एक्स कॉमा वाई टपल की इन ए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, अब स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम वही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे इन दोनों का, एनरोल्ड वाले का और कोर्स वाले का। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें वो स्टूडेंट निकालना है जो जिसने एनरोल कर रखा हो एवरी कोर्स में। तो यानी कि देखो C1 C2 है यहाँ पे, एवरी कोर्स क्या है, यहाँ पे टोटल दो कोर्सेज हैं, C1 और C2। और कौन से स्टूडेंट ने दोनों के लिए एनरोल कर रखा है, S1 है वो, देखो C1 के लिए भी कर रखा है और C2 के लिए भी कर रखा है। तो देखो इसको फाइंड करने के स्टेप्स हैं, और वो क्या है, सेट डिवीजन मेथड। तो पहला हम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, रिट्रीव SID ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन एवरी कोर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टेप 2 क्या है, हमने देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या आ गया, हमारे पास ये सारे पॉसिबल केसेस आ गए, जैसे S1 C1, S1 C2, S2 C1। तो ये क्या हो गया, मैंने ऐसे ज्यूम कर लिया कि सारे बच्चों ने हर एक कोर्स में एनरोल किया था। ठीक है, कह सकते हैं। देखो S1 ने भी, अभी लाइन को मत देखो, ठीक है, ये अभी आगे की चीज़ है। अभी बस ये देखो S1 के लिए C1 है, S1 के लिए C2 है, S2 के लिए C1 है, S2 के लिए C2 है। ठीक है, तो क्या आ गया, हर एक की कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज आ गए। तो मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। अब मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इसे माइनस कर दूंगा जिन्होंने असली में एनरोल किया था। तो एनरोल वाले कौन से हैं, ये रहा। ठीक है, अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। तो देखो S1 C1 है। ठीक है, पहले हमारा S1 C1, तो लो हटा दिया S1 C1 को। S2 C1, ये लो S2 C1 को भी हटा दिया, डिफरेंस कर रहे हैं ना S1 C2। ये लो S1 C2 को भी हटा दिया, और S3 C2, ये लो इसको भी हटा दिया। ठीक है, अब हमें ये मिल गए। तो देखो अभी हमें क्या मिला, अभी हमने सारे स्टूडेंट के सारे कोर्सेज लिख दिए। अगर सारे बच्चों ने ही सारे कोर्सेज में एनरोल किया होता, और हमने उसमें से माइनस क्या कर दिए, एनरोल्ड वाले, तो हमें ये क्या मिल गया कि जिन्होंने एनरोल नहीं किया, इट प्रोवाइड्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर नॉट एनरोल कोर्सेज। तो हमें वो सेट मिल गए जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने एनरोल नहीं किया कोर्सेज के अंदर। तो S2 ने C2 के अंदर नहीं किया, और S3 ने C1 में नहीं किया। ठीक है, ये थोड़ा रिवर्स चल रहा है, आपको थोड़ा समझना होगा, दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो ये सारे थे, ये सारा पॉसिबल सिनेरियो था कि जब सबने कर लिया होता। अब हमने उसमें से माइनस क्या कर दिया, एनरोल्ड वाला। देखो माइनस एनरोल्ड, तो हमें क्या मिल गया कि जिन्होंने एनरोल नहीं किया कोर्सेज में। तो हमको ये पता चल गया कि S2 ने C2 कोर्स में नहीं किया, और S3 ने C1 कोर्स में नहीं किया। ठीक है, जैसे ये रहा टेबल, ये रहा ना ये। तो अब मैं जरा नेक्स्ट स्टेप देखना, स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करूँगा, मैं SID ले लूँगा। अब मैं उनका प्रोजेक्शन निकाल लूँगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ SID, मतलब स्टूडेंट के नेम आ जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो स्टूडेंट की ID आ जाएगी, कुछ भी कह लो, स्टूडेंट ID आ जाएगी यहाँ से। मैंने प्रोजेक्शन ले लिया स्टूडेंट ID। तो यहाँ पे स्टूडेंट ID कौन कौन सी है, S2 और S3 है। ठीक है, S2 और S3। ऊपर किस-किस का हमें पता चला? तो इनका पता चला था ना, S2 और S3 का। तो S2 और S3 ये हमारा आ गया।
तो ये कौन से स्टूडेंट्स आ गए? जिन्होंने एनरोल नहीं किया। और हमें कौन सा बताना है? जिन्होंने एनरोल हर एक में किया है। ठीक है? तो S2 और S3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक या फिर एक से ज़्यादा कोर्सेज में एनरोल नहीं किया। ठीक है? अब मैं माइनस कर दूँ सारे स्टूडेंट में से, तो मैं क्या कर दूँगा? एसआईडी ऑफ एनरोल्ड माइनस जो भी हमने कैलकुलेट किया है, तो क्या आ जाएगा? ऊपर देखो, मैं पूरे सेट में से माइनस कर दूँगा, देखो S1, S2, S3 ये सारे हो गए इसमें से जिन्होंने कोई ना कोई ऐसा बच्चा जिसने एक से या एक से ज़्यादा में नहीं किया S3। ठीक है? तो अब ये बच्चे नहीं आ जाएँगे जिसने हर एक में एनरोल किया है, तो S1। ठीक है? तो S1 तो 4 स्टेप्स में कन्फ्यूज़ मत होना बिल्कुल भी। ठीक है? ये रहा। तो क्या आ जाएगा? S1 आंसर आ जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ मैंने कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। ठीक है? फिर हमने कंडीशन लगाई ये वाली, माइनस एनरोल्ड वाली। ठीक है? हमने वो कर दिया जिन्होंने एनरोल किया था। देखो हमारे पास सारे केसेस आ गए थे ना S1 S ये सारे देखो ये वाले। उसमें से मैंने एनरोल्ड वाले माइनस कर दिए। तो एनरोल्ड वाले माइनस कर दिए तो नॉट एनरोल्ड वाले आ गए। ठीक है? नॉट एनरोल्ड वाले आ गए। अब नॉट एनरोल्ड वालों का मैंने नेम निकाल लिया, तो मुझे पता चल गया कि C1 मतलब S1 स्टूडेंट स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 ने किसी में कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिन्होंने एनरोल नहीं किया। अब कौन से बच गए? S1 S2 S3 जो टोटल थे उसमें से इनको माइनस कर दिया। तो मेरे को ये पता चल गया कि S1 ने किया है। ठीक है? एनरोल। अब देखते हैं। अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ऑपरेशंस कैन बिल्ड एक्सप्रेशंस यूजिंग मल्टीपल ऑपरेशंस। ठीक है? तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाए जाते हैं यूजिंग मल्टीपल ऑपरेशंस। एग्जांपल सिग्मा A इक्वल टू C। ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम कंडीशन दे रहे हैं A इक्वल टू C के लिए और R क्रॉस S का कर दिया हमने। तो यहाँ पे देखो R है और S है, तो ये क्या है? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, R क्रॉस S। ओके? तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे कॉलम्स? यहाँ पे 2 है और ये 3 है, तो 2 + 3 हो जाएंगे, 2 + 3। और यहाँ पे कितनी एंट्रीज हैं? 1, 2 और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो 4 इंटू 2 यहाँ पे 8 आ जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है? जहाँ पे ए और सी की वैल्यू सेम हो। तो ए और सी की वैल्यू सेम क्या है यहाँ पे? देखो ये रहा ए और सी की सेम। और कोई मिली? ए और सी की सेम तो देखो यहाँ पे नहीं है। अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा अल्फा, देखो बीटा बीटा का मिल गई, बीटा बीटा की बीटा बीटा और यहाँ पे बीटा बीटा। तो 3 वैल्यूज आ जाएंगी, अल्फा अल्फा बीटा 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 बीटा। ठीक है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है? कॉम्पोजिशन ऑफ ऑपरेटर्स है। यहाँ पे हम यूजिंग मल्टीपल ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन बना रहे हैं यूजिंग मल्टीपल ऑपरेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन क्या था हमारा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और दूसरा था हमारा ये सिलेक्शन ऑपरेटर, सिलेक्शन ऑपरेटर। ठीक है? ये था हमारा सेकंड और फर्स्ट क्या था हमारा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ठीक है? अब ये समरी है। अभी हमने सब डेप्थ में किया ही है। ठीक है? तो ये एग्जांपल्स हैं, थोड़े खुद से रीड करना। मैं आपको दे दूंगा ये, नीचे अटैच कर दूंगा। तो चलिए कुछ एमसीक्यूज हैं ये। तो देखो, अ डैश इज अ क्वेरी दैट रिट्रीव्स रोज फ्रॉम मोर देन वन टेबल और व्यू। तो ये तो अभी हमने देखा ज्वाइन। ठीक है? ज्वाइन है इसका। ठीक है? ये रहा ज्वाइन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है? विच प्रोडक्ट इज रिटर्न इन ए ज्वाइन क्वेरी हैव नो ज्वाइन कंडीशन। तो किसके अंदर ज्वाइन की कंडीशन नहीं होती? तो वो कौन सा था? हमारा कार्टेशियन। कार्टेशियन के अंदर हम क्या करते हैं? कोई कंडीशन नहीं देते, बस डायरेक्टली क्या होगा? प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। तो क्या है? विच प्रोडक्ट इज रिटर्न इन ए ज्वाइन क्वेरी। ठीक है? ज्वाइन क्वेरी हैव नो कंडीशन, तो इसमें नहीं है। बाकी सब में क्या कंडीशंस होती हैं? इक्वी ज्वाइन हो गया, ये सब में कंडीशंस होती हैं। अब देखो, विच ज्वाइन रेफर्स टू ज्वाइन फ्रॉम द राइट टेबल दैट हैव नो मैचिंग की इन द लेफ्ट टेबल आर इंक्लूड इन द रिजल्ट सेट। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? राइट। ठीक है? ये आ जाए राइट आउटर ज्वाइन, क्योंकि राइट वाले सारे इंक्लूड करेगा ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। रिलेशन R1 हैज 10 टपल्स एंड 5 एट्रीब्यूट्स। Okay. Relation R2 has 0 tuples and 7 attributes. When a cross join is achieved between R1 and R2, how many tuples would the resultant set have? टपल्स बताने हैं। तो टपल्स कितना होता है? R1 क्रॉस R2 होते हैं। ठीक है? जितने टपल्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है? R1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? देखो 10 है ना, यहाँ पे 10 टपल्स और 0। तो 10 क्रॉस मल्टीप्लाई 0, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द डैश ऑपरेशन डिनोटेड बाय माइनस अलाउज अस टू फाइंड टपल्स दैट आर इन वन रिलेशन बट आर नॉट इन अनदर। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? सेट डिफरेंस। देखा था हमने सेट डिफरेंस, तो ये क्या आ गया? सेट डिफरेंस इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ आएगा। ये शायद लास्ट एमसीक्यू था, देखता हूँ।
हाँ, ये हमारा लास्ट एमसीक्यू था, थैंक यू। तो इसके अंदर क्या है, हमने पूरा रिलेशनल अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया। रिलेशनल अलजेब्रा फिनिश कर लिया, राइट? तो एक बार ना रिवाइज़ कर लेना, मैं स्लाइड्स डाल दूँगा नीचे कमेंट में, मतलब सॉरी डिस्क्रिप्शन में, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्लियर कर दूँगा अगर स्टिल आपको कोई डाउट रह गया हो। बट फ्रॉम माय साइड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको समझ आए। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।